Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video for the Mission MPPSC series जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अभी हम भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, लेक्चर 7। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पॉलिटिकल और द फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें किसी को भी कोई डाउट है आप उससे पूछ सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडे द टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। वी ऑल नो, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का एरिया सबसे पहले आता है, तो 308,252 स्क्वायर किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश का एरिया है। और इस सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का, सबसे पहला है राजस्थान, आपको पता है, ठीक है। एमपी का फॉर्मेशन की बात करें तो एमपी फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर रीजन का पार्ट है ऑफ इंडियन लाइंग इन नॉर्दर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, फाइन, हुज बाउंड्री कैन बी क्लासिफाइड इन नॉर्दर्न प्लेन बाय द गंगा यमुना नॉर्दर्न प्लेन बनाता है। इन द वेस्टर्न साइड अगर हम देखें तो हमारा अरावली है। इन ईस्ट की बात करें सीएनपी है। इन साउथ बाय ताप्ती वैली एंड प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। द टोपोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश डिफाइंड बाय नर्मदा सोन वैली, उस पर डिपेंड करती है। इट इज लॉन्ग नैरो वैली एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द स्टेट, फाइन। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है। प्रायद्वीपीय मीन्स मैंने अभी बताया आपको जो प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय स्थल कहते हैं। हृदय प्रदेश किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे संज्ञा दी थी दैट मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन बाय हृदय स्टेट और हार्ट स्टेट, हृदय स्थल, हृदय राज्य। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान एवं नदियां, सभी प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं विद्यमान हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। अब गोंडवाना लैंड क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगा। ये वैसे मैंने जब हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये है क्या वो भी मैं आपको बता दूंगा, फाइन। मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध दैट इज लैंडलॉक्ड राज्य है क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमाएं समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती। अपने निकटतम समुद्र तट से मध्य प्रदेश राज्य की दूरी लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर है, याद रखना ये। इसकी भौगोलिक सीमा का निर्धारण पर्वत, पठार, मैदान तथा नदियां आदि के द्वारा किया जाता है। मतलब जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं विद अदर स्टेट्स, वो किससे बनती है? माउंटेन्स से, प्लेट्यूज से, प्लेन से एंड दैट टू रिवर्स। इसके उत्तर में चंबल नदी के बीहड़, जिसको हम रिवाइंस कहते हैं, बीहड़ को, चंबल नदी के बीहड़ एवं यमुना का मैदानी क्षेत्र आता है। दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और ताप्ती नदी। उत्तर पश्चिमी दैट इज नॉर्दर्न वेस्टर्न में अरावली पर्वत श्रृंखला है। एंड देन उत्तर पूर्व दैट इज नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड अगर हम देखते हैं तो सोन नदी, तथा दक्षिण पूर्व दैट इज साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में अमरकंटक का पठार स्थित है। याद रखिए, पठार मीन्स प्लेट्यू स्थित है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक शॉर्टकट में आपको बिल्कुल समझा देता हूं। प्रीवियसली अगर हम लगभग आज से 30 करोड़ वर्ष पहले की बात करते हैं तो विश्व के सभी महाद्वीप एक भूभाग में था, दैट इज इट वाज इनटू सिंगल लैंड मास, जिसको हम कहते थे पेंजिया। और इसके आजू बाजू, और हम इसको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा करते थे। इसके चारों तरफ पानी हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था। फॉर दैट वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ पैंथालसा, फाइन। इसका पैलियोजोइक तथा मीजोजोइक महाकल्प में विभाजन हो गया। ये क्या हुआ? इसमें अंदर इतनी एनर्जी जनरेट हुई कि डिस्टर्ब हुई कि ये दो पार्ट में विभाजन हो गया, दो पार्ट में टूट गया, एक पैलियोजोइक और दूसरा मेसोजोइक महाकल्प। जिसका उत्तरी भाग जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हमने, जो हमारे इक्वेटर के ऊपर चला गया उसे अंगारा लैंड कहा गया, और जो नीचे चला गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। मैंने कहा मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है, दैट्स व्हाई गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना लैंड का उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण दैट इज कन्वर्जन हुआ, जो वर्तमान में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग के रूप में विस्तृत है। इसके उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है, याद रखना। भूगर्भिक हलचलों के कारण इस भूभाग के कागार माउंटेन्स जो हैं, पठार, प्लेट्यूज आदि विभिन्न टोपोग्राफीज का निर्माण हुआ, जिसके इरोजन और वेदरिंग से चट्टानों और वनस्पतियों का अवसादों के रूप में निक्षेप हुआ। इन अवसादों के रूपांतरण से क्या हुआ?
फलस्वरूप मध्य कार्बोनिफेरस काल के बाद कोयले का निक्षेप हुआ, मींस कोयला का फॉर्मेशन हुआ, तथा अंतिम रूप से प्लेस्टोसीन काल तथा हेलोसीन काल में मैदानी भागों का निर्माण हुआ। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कोयला कैसे फॉर्मेशन हुआ, मध्य प्रदेश किसका पार्ट है, ये मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। एमपी विच इज सिचुएटेड एट टॉप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड हैज विथ मोर देन इट्स लेंथ। हमारे मध्य प्रदेश की विथ ज्यादा है और लंबाई कम है। अगर इसकी देखें तो देख लो आप, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें 74 डिग्री 8 मिनट ईस्टर्न टू 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट। और अगर हम लैटिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करें, लैटिट्यूडनल मींस लेटी हुई, लॉन्गिट्यूडनल मींस खड़ी हुई, तो लैटिट्यूडनल अगर बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक जाता है। अब हम फिजिकल डिवीजन की बात करें मध्य प्रदेश की, तो फिजिकल डिवीजन, और आप एक और शब्द बोल सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश, तो वो अगर हम देखते हैं तो इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड्स, ईस्टर्न हाईलैंड एंड सतपुरा मैकल रेंज। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है दैट इज मध्य उच्च प्रदेश, ईस्टर्न हाईलैंड जिसे आप और डिटेल में पढ़ लेते हैं, ईस्टर्न हाईलैंड जिसे आप बोल सकते हो बघेलखंड का पठार, और जो सतपुड़ा मैकल रेंज है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी ही है। अब सेंट्रल हाईलैंड जो है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप, मालवा प्लेटू, नर्मदा वैली, रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना का पठार जिसे आप कहते हैं, इंडिया ग्वालियर नदन पार्ट, और चौथा आता है लास्ट हमारा आता है बुंदेलखंड। क्या आता है? बुंदेलखंड। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। मध्य उच्च प्रदेश की बात करते हैं, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड की अगर बात करते हैं, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं इस प्राकृतिक प्रदेश में प्रदेश के निर्माण में आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन तथा दक्कन ट्रैप की चट्टानों का योगदान है। ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, त्रिभुजाकार है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश के 2/3 क्षेत्र में हुआ है। इसका टोटल पार्ट कितना आता है? 2/3 क्षेत्र में इस पार्ट को हम लेते हैं। इसका निर्माण विभिन्न कालक्रमों की चट्टानों के अनाच्छाद दैट इज डेन्यूडेशन, इरोजन और एवं अपसादों के निक्षेपण दैट इज डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के परिणाम स्वरूप हुआ है। जिन क्षेत्रों में चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया फाइन, वहां चट्टानों की स्थलाकृति के उच्चावन से अधिक क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप माउंटेन्स, पठार दैट इज प्लेट्यू, कगार, भ्रंश आदि का निर्माण हुआ। इन्हीं कगारों और भ्रंशों में नदियों के प्रवाहित होने के कारण जलप्रपात मतलब वाटरफॉल्स तथा नदी घाटियों के क्षेत्रों में मैदान का विकास हुआ। मध्य उच्च प्रदेश मतलब सेंट्रल हाईलैंड की अगर बात कर रहे हैं, मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में नर्मदा एवं सोन नदियों की घाटियों तक है। इस क्षेत्र में स्थित विंध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 752 मीटर संभावित है। इस पर्वत श्रेणी, इस माउंटेन रेंज से निकलने वाली प्रमुख नदी बेतवा और चंबल है। याद रखना, बेतवा और चंबल कहां से निकलती है? विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, विंध्याचल माउंटेन रेंजेस से निकलती है। नर्मदा एवं सोन की अगर बात करें, नदियों के उत्तर में विंध्यन कागारी प्रदेश में भांडेर एवं कैमूर श्रेणियां, कैमूर रेंजेस आती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर विंध्याचल श्रेणी की ऊंचाई घटती है। पश्चिम से मींस वेस्टर्न से अगर ईस्टर्न साइड पे हम आते हैं तो विंध्याचल रेंज की जो हाइट है वो डिक्रीज होती है, जो क्रमशः भांडेर में 725 मीटर तथा कैमूर श्रेणी 686 मीटर है। नर्मदा के उत्तर में स्थित पठारी भागों से निकलने वाली नदियां गंगा में मिल जाती हैं, इसलिए मध्य उच्च प्रदेश दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स को गंगा नदी बेसिन भी कहा जाता है। मध्य उच्च प्रदेश को निम्नलिखित 5 उपभ्रंशों में विभाजित किया गया है। अब वो 5 उपभ्रंश क्या हैं तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला अगर आता है सेंट्रल हाईलैंड में, सबसे पहला आता है तो हमारा कौन सा? मालवा प्लेट्यू। इसका बुंदेलखंड दिया है। लेट्स स्टार्ट विद बुंदेलखंड इटसेल्फ। चलो बुंदेलखंड, तो भाई बुंदेलखंड की अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो बुंदेलखंड का पठार दैट प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है। इसका विस्तार 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश दैट इज नदन लैटिट्यूड
तथा लॉन्गिट्यूड तथा 77 दैट इज 77 डिग्री 5 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट नॉर्दर्न दैट इज ईस्टर्न लैटिट्यूड के मध्य है। इसलिए दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार, पश्चिम में विंध्य पठार, विंध्य भारत का पठार, उत्तर में यमुना का जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था। जलोढ़ मिट्टी हम किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी इज आल्सो नोन एज एलुवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। बुंदेलखंड पठार का कुछ भाग समतल प्राय मैदान दैट इज पेनी प्लेन है तथा इसका ढाल उत्तर की ओर है। उत्तर मींस नॉर्दर्न डायरेक्शन में है। ग्रेनाइट व नीस, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित यह पठार तीन ओर से अर्धचंद्राकार है। यह पन्ना श्रेणी, विजावर श्रेणी दैट इज पन्ना रेंज, विजावर रेंज एवं चंदेरी पाट से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में नरहट कगार भी स्थित है। नरहट कगार कहां पर है तो आप बताएंगे, बुंदेलखंड पठार में। इस पठारी प्रदेश का विस्तार मध्य प्रदेश से भिंड, दतिया, शिवपुर, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तथा ग्वालियर एवं उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा जिलों में है। दोनों राज्यों में इसका कुल क्षेत्र 54,560 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से 23,737 23,737 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है, बाकी का उत्तर प्रदेश में आता है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 7.7% है। इसकी सबसे ऊंची सिद्ध बाबा, जिसकी हाइट 1172 मीटर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिद्ध घाटी या सिद्ध बाबा चोटी जो है वो कहां पर स्थित है तो आप बताएंगे, बुंदेलखंड पठार में स्थित है। भू आकृतिक दृष्टि से इस पठारी भाग को मैदानी और उच्च भूमि में विभाजित किया गया है। बुंदेलखंड पठार में लगभग 70% भाग की ऊंचाई 300 मीटर से कम है, जबकि अन्य भागों की ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य है। इसका एक तिहाई जो भाग है समतल मैदान दैट इज पेनी प्लेन, अभी मैंने बताया पेनी प्लेन है, जिसके तीनों ओर विंध्यन कगार हैं। इस क्षेत्र से प्रभावित होने वाली नदियों जैसे धसान, केन, बेतवा, इसमें सिर्फ दो नदियों के नाम लिखा हुआ है, बेतवा और केन। इसमें कौन नदी, धसान आदि ने सकरी घाटियां, नैरो वैलीज, जलप्रपात, कगार एवं खड्डों आदि का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। बुंदेलखंड पठार की चट्टानों का निर्माण आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट, शेल तथा नीस के निक्षेप पाए जाते हैं। यहां निचले विंध्यन, भांडेर, रीवा तथा कैमूर उपक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके उत्तरी भाग में यमुना का जलोढ़ मैदान तथा दक्षिणी पश्चिम के निचले भाग में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने सारी की सारी चीजें जो रिलेट करती हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू से, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज रीवा पन्ना का पठार और रीवा पन्ना प्लेट्यू। इसकी बात अगर हम करते हैं तो ऑल्सो नोन एज विंध्यन प्लेट्यू, फाइन, एंड इट लाइज टू नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड्स ऑफ बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार से नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड पे ये मिलता है। रीवा पन्ना पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं, मैंने भी बताया। इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप अपसादीकरण या कायांतरण से हुआ है। इस पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों से कगार, दरार तथा ब्रंश आदि स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। गेटिंग। इसकी भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आता है। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसकी भौगोलिक स्थिति दैट इज ज्योग्राफिकल अगर सिचुएशन या लोकेशन की बात करें तो 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसका विस्तार पन्ना, रीवा, दमोह, सागर और तथा सतना जिलों में लगभग 31,954 31,954 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 10.37% है। ये मतलब किससे बड़ा है, बुंदेलखंड के पठार से ये बड़ा है। इस पठार के दक्षिणी भाग पर कगार हैं, जो रीवा पन्ना पठार को बघेलखंड पठार से अलग करती हैं। इसके उत्तर पूर्व में सोन नदी सकरे कगारों से होकर प्रभावित होती है, जबकि दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी का विस्तार या नर्मदा नदी का कगार है, जिसका पश्चिमी
जिसका पश्चिम की ओर अधिक विस्तार हुआ है। इस पठार का मध्य भाग समतल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं ये ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ मध्य प्रदेश की, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे शो नहीं कर पा रहा हूँ मैप, बट आप जब ये पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो सारी की सारी चीज़ें आप मैप में देखते हुए पढ़ें। आप अगर मैप में देखते हुए पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी से चीज़ें कैप्चर होंगी। जब आप एग्जाम में पेपर में आंसर लिखेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें दिखेंगी, कहाँ पर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, यू शुड हैव एटलस इन फ्रंट ऑफ यू। गेटिंग, आपका मध्य प्रदेश का मैप आपके सामने रखा हो जब आप ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। तो डू रिमेंबर, मध्य प्रदेश पढ़ते समय ज्योग्राफी का, दैट इज मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप जरूर सामने हो। गेटिंग, जब भी मैं पढ़ता हूं तो मैं हमेशा अपने सामने ज्योग्राफी का मैप लेकर रखता हूं, और मैं आपको इतनी सारी चीज बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे सामने भी ज्योग्राफी का मैप सामने रखा हुआ है। गेटिंग, सो इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर पूर्व में सोन नदी सक्रिय कगारों से होकर प्रभावित होती है, जबकि दक्षिण पश्चिमी में नर्मदा नदी का कगार है, जिसका पश्चिम की ओर अधिक विस्तार हुआ है। अभी बताया, इस पठार का मध्य भाग समतल है, जिसे दमोह का पठार कहते हैं, याद रखना। रीवा पन्ना पठार की ऊंचाई 350 से 400 किलोमीटर के बीच में है। इसके धरातलीय भाग में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और बालू पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, इस एरिया में जाएंगे जब रीवा पन्ना के क्षेत्र में, तो आपको यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा अधिकता पाई जाएगी। इस क्षेत्र में टोन्स, केन तथा सोन तथा बीहड़ आदि नदियां अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई, जिसकी हाइट 130 मीटर है, जो रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। इस पठारी क्षेत्र के अन्य जलप्रपात केवटी, बहुटी तथा पियावन है, याद रखना। भांडेर तथा केमूर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठारी भागों के मध्य विभाजक का कार्य करती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू नाम से सजेस्ट होता है। मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से 73 डिग्री 17 मिनट टू 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह लगभग 88,222 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 28.6% है। इस पठार के दक्षिण में नर्मदा नदी, दक्षिण पश्चिमी में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में मध्य भारत का पठार एवं बुंदेलखंड की उच्च भूमियां तथा पूर्व में विंध्यन पर्वत श्रृंखला स्थित है। मालवा पठार की चट्टानें डक्कन ट्रैप का उत्तरी भाग है। इस पठार का निर्माण बेसाल्ट एवं ज्वालामुखी पदार्थों से हुआ है। इनके अपघटन और वियोजन से काली और गहरी भूरी कपास मृदा का निर्माण होता है। कपास मृदा मतलब कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल किसको बोला जाता है? हमेशा याद रखना, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल कहा जाता है। इस पठारी क्षेत्र में 2 अपवाह तंत्रों का विकास हुआ है। अपवाह तंत्र मीन्स रिवर वैलीज 2 हैं। पहला है चंबल, सिंध तथा बेतवा आदि नदियां उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई यमुना नदी में मिल जाती हैं। सेकंड, माही, नर्मदा तथा ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में मिल जाती हैं, याद रखना। मालवा पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां सिगार चोटी, जिसकी हाइट है 881 मीटर, जानापांव 854 मीटर, धाजारी 810 मीटर तथा गोमनपुर चोटी, जिसकी हाइट है 510 मीटर प्रमुख है। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का उद्भव जो हुआ है वो मालवा पठार से हुआ है, इसलिए इस पठारी प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर इस पठारी प्रदेश की ऊंचाई घटती है, याद रखना। मालवा पठार का विस्तार राज्य के 8 जिलों में है। मंदसौर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, धार, झाबुआ, देवास, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, अलीराजपुर, गुना तथा आगर मालवा। जो मैं नाम बता रहा हूं, आप लोग एक काम कर सकते हैं, आपको याद करने में अगर दिक्कत होती है, सबसे सिंपल होता है पॉलिटिकल मैप मार्केट से खरीद लें। 1 रुपए 2 रुपए के आते हैं, वो खूब सारे मैप लाके रखें, अपने पास रखें। और जब भी हम ये जो हम फिजिकल डिवीजन या फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करेंगे, तो जितने भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, उन जिलों को आप अलग अलग पेंसिल से अलग अलग कलर से मार्क करते जाएं।
और इन जिलों के नाम लिख दें, जिसके आपको हमेशा याद रहे कि ये पर्टिकुलर जो जिला है किस फिजिकल डिवीजन में आता है या किस डिवीजन में आता है। डिवीजन मतलब मैंने कल पढ़ाया था आपको 10 डिवीजन जो है, तो किस डिवीजन में आता है, वो सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो इसके अलग अलग मैप बनाएं, मैप बनाने से ही ये चीज़ें याद होंगी, वरना नहीं होंगी। कर्क रेखा दैट इज कैप्रिकॉन। कर्क रेखा मालवा पठार के मध्य भाग से होकर गुजरती है। मालवा का पठार नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है, याद रखिएगा। क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन, सोयाबीन, व्हीट, ग्राउंडनट, सुगरकेन एटसेट्रा। व्हीट कल्टीवेशन ऑफ दिस रीजन इज फेमस। यहाँ की जो गेहूं जो होता है कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। नर्मदा सोन घाटी। नेक्स्ट आता है हमारा नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन वैली की अगर बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन घाटी का निर्माण भूगर्भिक हलचलों के कारण भ्रंशों में हुआ है। यह प्रादीपीय भूभाग का एक भूखंड है जिस पर विभिन्न कालक्रमों से भूगर्भिक हलचलों के कारण भ्रंश तथा कगार आदि स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। नर्मदा तथा सोन नदियों की विषम स्थलाकृतियों से प्रभावित होने के कारण एवं उच्चावच से भिन्नता के कारण नदियों के अनेक जलप्रपातों का निर्माण किया गया है। इस भ्रंश के दक्षिण में सतपुरा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। नर्मदा सोन नदी घाटी राज्य का सबसे निचला भूभाग है, ये इंपॉर्टेंट है। नर्मदा सोन नदी घाटी लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो मालवा के पठार के बाद मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यह राज्य के कुल भूभाग का लगभग 26% है। वो हमने 28 देखा था, 28.6, ये 26 है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सीधी, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, बुधनी, बड़वानी तथा अलीराजपुर जिलों में है। सोन नदी घाटी के उत्तर पश्चिम में कैमूर की पहाड़ियां स्थित है। नर्मदा सोन नर्मदा सोन नदी घाटी प्राचीन काल से प्रमुख कृषि क्षेत्र रहा है। मालवा पठार के पश्चात यह क्षेत्र राज्य के कृषि उत्पादन में दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र है। नर्मदा के पूर्व व दक्षिण पूर्व में गोंडवाना काल के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। इस नदी घाटी क्षेत्र में आर्कियन काल से होलोसीन काल तक की चट्टानें पाई जाती हैं। नर्मदा की निचली घाटी गुजरात राज्य में स्थित है। इस घाटी के उत्तर तथा दक्षिण में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके उत्तरी भाग में निचले दक्कन ट्रैप तथा दक्षिणी भाग में ऊपरी दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। नर्मदा की उत्तरी सहायक नदियों की लंबाई अधिक एवं दक्षिणी सहायक नदियों की लंबाई कम। इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां हिस, तिंदोई, बरना, चंदकेशर, कौनर, मान, हथनी और उरी आती हैं, जबकि बाएं तट से मिलने वाली नदियां शक्कर, बरनार, दूध, तवा तथा गंजाल आदि हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेक्कन ट्रैप में आती है। एवरेज एलिवेशन 500 मीटर है, सबसे निचला हिस्सा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा टिपिकल मानसून टाइप जो यहाँ पर होता है 55 से 140 सेंटीमीटर यहाँ पे लगभग पानी गिरता है। सबसे ज़्यादा पचमढ़ी में होता है, आप सबको पता है ये चीज़ तो, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सतपुरा मैकल श्रेणी। सतपुरा मैकल श्रेणी के पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, जो हमारा प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ इंडिया है, जो इसी डिवीजन में आता है, मध्य उच्च प्रदेश में आता है, उसको भी हम डिटेल में समझ लें। 5वां जो पार्ट है सी, जो मैंने अभी आपको बताया, सी इंडिया, ग्वालियर, नदन पार्ट, तो उसको देख लेते हैं। मध्य भारत के पठार की अवस्थिति और स्थिति 24 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी दक्षिणी सीमा पर मालवा का पठार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना का मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। इसका ढाल या इसकी ढाल व उत्तर पूर्व की ओर है। इसकी ढाल उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर है। इसे चंबल का उप आर्द्र प्रदेश भी कहते हैं। याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लो, लिख लो कहीं। इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन, अपरदन तथा वनस्पतियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलों के कारण कगारों का निर्माण हुआ
मालवा पठार से निकलने वाली नदियां इन्हीं कगारों से प्रभावित होती हैं। इसके ऊपरी भाग की मृदा का इतना अधिक रूपांतरण हो गया है कि इनकी मूल विशेषता लगभग समाप्त हो चुकी है। यहां प्रभावित होने वाली नदियों ने उत्खात भूमि अथवा बीहड़ों दैट इज रेवाइंस का निर्माण किया है। इसकी सबसे फेमस कौन सी है? चंबल की नदी। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इसके अंतर्गत राज्य के ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, नीमच तथा मंदसौर जिले सम्मिलित हैं। याद रखना, चंबल घाटी की अगर बात करें, चंबल घाटी की अगर बात करें, इस पठार के मध्य में चंबल घाटी स्थित है, जो पठार से भी 300 मीटर अधिक गहरी है। चंबल घाटी एक नती लंब घाटी है जिसका निर्माण चंबल नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी के एलुवियल सॉइल के निक्षेप से हुआ है। चंबल घाटी में खड्ड भूमियां पाई जाती हैं। इन खड्डों की गहराई लगभग 15 से 30 मीटर तक है। यह क्षेत्र मृदा अपरदन से भी प्रभावित है। चंबल सिंध घाटी का मैदान भू आकृतिक विविधता से परिपूर्ण है, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़कृत मैदान, खड्ड आदि दोआब आदि का विकास हुआ है। मध्य भारत के पठार का कुल क्षेत्रफल 45,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% या % है। इस क्षेत्र में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण इसके उत्तरी क्षेत्र का अपरदन सबसे अधिक हुआ, जिससे यह क्षेत्र भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो हमने 3 फिजिकल डिवीजन हमने पढ़े थे, मध्य उच्च प्रदेश, सेकंड था सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी पे अब हम बात करते हैं। व्हाट इज सतपुड़ा मैकल श्रेणी? तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी की अगर बात करें तो आप सबको पता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी की भूगोलिक स्थिति आप देख सकते हो मैप में 21 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, और अगर हम इसकी पूर्वी देशांतर देखें तो 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री तक है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का लगभग 11% है। इस पहाड़ी क्षेत्र से नर्मदा, ताप्ती एवं गोदावरी आदि प्रमुख नदियों के अतिरिक्त बेनगंगा, शक्कर, गार, छोटी तवा और वर्धा आदि नदियां भी प्रभावित होती हैं। मैकाल श्रेणी दैट इज मैकाल रेंज में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा, सोन, जोहिला नदी का उद्गम होता है। पेपर में आता है। इस क्षेत्र से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है, इसी कारण इसे वाटरशेड भी कहते हैं। वाटरशेड कहते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को, याद रखना। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां, सबसे पहले बड़वानी पहाड़ी 641 मीटर की है। काली भीत पहाड़ी 770 मीटर की है। बीजलगढ़ पहाड़ी 849 मीटर की है। धूपगढ़ चोटी 1360 मीटर है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। किस में आती है ये? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आती है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। इसके उत्तर में नर्मदा एवं दक्षिण में ताप्ती नदी के मध्य क्षेत्र को सतपुड़ा मैकल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण विशाल चट्टानों से हुआ है। इसमें क्वार्ट्ज तथा ग्रेनाइट आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और सतपुड़ा मैकाल पहाड़ी की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर एवं ऊंचाई लगभग 770 मीटर है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण भागों में पश्चिम से पूर्व में अमरकंटक पठार तक है। इस पहाड़ी पर पचमढ़ी चोटी, जिसकी हाइट 1067 मीटर स्थित है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी चोटी, जिसकी हाइट है 1067 मीटर। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, अब भी देखा 1350, कहीं 1360, कहीं 1355 इस तरीके का लिखा रहता है। आप शॉर्ट में याद करने के लिए 1350 मीटर याद रखें, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। संरचनात्मक तथा उच्चावच विविधता के आधार पर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पश्चिमी सतपुड़ा, वेस्टर्न सतपुड़ा, पूर्वी दैट इज ईस्टर्न सतपुड़ा एंड मैकाल रेंज।
इन तीनों में तोड़ा गया है। जब पहली बात करते हैं वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज, तो वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज का विस्तार गुजरात के पूर्वी भागों तथा महाराष्ट्र के उत्तर से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक है। बुरहानपुर का दर्रा याद है ना, बुरहानपुर का दर्रा किस लिए फेमस है? ये इट मेक्स अ ब्रिज बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। सतपुड़ा पहाड़ी के पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी सतपुड़ा की चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर। इसके पश्चिमी भाग में नुकीले शिखर, खड़े ढाल, कगार तथा भ्रंश आदि पाए जाते हैं। यहाँ स्थित चट्टानें दक्कन लावा के पठार का भाग है। इस क्षेत्र में असीरगढ़ पहाड़ी तथा नर्मदा नदी के मध्य में निमाड़ का मैदान भी स्थित है। असीरगढ़ का किला आपको सबको याद होगा, अकबर ने जैसे सोने की चाबी से खोला था, कहा जाता था सोने की चाबियों से खोला गया था। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी तथा ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज, अगर ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं तो ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज की चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में महादेव की पहाड़ी जिसकी हाइट 1200 मीटर है। पचमढ़ी के समीप सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर स्थित है, जो महादेव पहाड़ी का भाग है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आर्कियन तथा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसमें क्वार्ट्जाइट तथा गुलाबी बलुआ पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में विशाल कोयले के भंडार स्थित हैं। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत तीव्र है मतलब सडन स्टीप है, ठीक है। और लास्ट मैकल श्रेणी और मैकल रेंज सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है, चंद्रमा के आकार की है, आधे। इसका अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1064 मीटर है, जो मैकल श्रेणी में स्थित है। इसका निर्माण आर्कियन और गोंडवाना काल की चट्टानों से हुआ है। अमरकंटक पठार के उत्तर से नर्मदा एवं दक्षिण से महानदी वेनगंगा आदि नदियां निकलती हैं। मैकाल श्रेणी के पठार का अधिकांश भाग नर्मदा के ऊपरी बेसिन एवं दक्षिण का कुछ भाग महानदी तथा वेनगंगा नदी बेसिन में सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट था, याद करने के लिए इजी था। आप एक बार पढ़ें, एक बार सुने, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बघेलखंड प्लेट्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फिजिकल डिवीजन में, वो भी पढ़ लेते हैं। बघेलखंड का पठार या बघेलखंड प्लेट्यू। तो बघेलखंड प्लेट्यू का विस्तार राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में हुआ है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार तथा दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार शहडोल, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, सीधी तथा अनूपपुर जिलों तक है। बघेलखंड का पठार सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से लेकर 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका 25,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7% ही एकत्रित करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा पठार है। याद रखना कौन सा? बघेलखंड का पठार या बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू के निर्माण में आर्कियन काल के से लेकर जुरासिक काल तक के शैल समूह पाए जाते हैं। इसकी स्थलाकृति के उच्चावन में अधिक भिन्नता है। इस पठारी भाग में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कोयले के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। इस पठारी क्षेत्र में स्थित सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज तथा कंग्लोमरेट आदि के निक्षेप भी पाए जाते हैं। इस पठारी क्षेत्र में सोन, रेहंद तथा गोपत आदि नदियां प्रभावित होती हैं। आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू, आप मुझे फेसबुक में, आप मुझसे जहां भी आप जुड़ना चाहें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी जुड़ सकते हैं और वहां पर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, जो भी आपको डाउट आते हैं। इसके अलावा कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी रिलेटेड आपको लगता है कि एमपी में मुझे ये चीज़ समझनी है, वो आप मुझे पूछें। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो सा बेल आइकन, जो घंटी बनी हुई है, उसे जरूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अभी जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको भाई चीजें बन रही हैं नहीं बन रही हैं। तो पहला क्वेश्चन, मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? बताएं।
तो इसका आंसर है 28.6%, सबसे ज्यादा बताया था। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता था, इसी के जस्ट बाद क्वेश्चन है, आपको जल्दी बताएं, कमेंट में आप लिख के दें। निचले दक्कन ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 150 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो आप बताएंगे इसका आंसर सकौली क्रम। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, इस बार लीक कर रहा हूं पेपर। भांडेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? ए सागर छिंदवाड़ा शहडोल, बी सागर सतना दमोह, सी दमोह रीवा पन्ना, या डी पन्ना दमोह ग्वालियर। तो इसका सही आंसर है सागर सतना दमोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी बताया था, सद्भावना श्रेणी। मालवा पठार में स्थित सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? सिगार चोटी अलग से मैंने लिख के अभी बताया था आपको, तो कितनी है? 881 मीटर। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, और आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं इन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।